हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसमें यानी चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे हम, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 6 दिया गया है इसमें कई टॉपिक्स आपके पूछे गए, जैसे आपका सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पूछा गया और उसके बाद आपके यानी सूचर्स के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में हम बात करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती हैं और उनकी यानी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनके बारे में सब बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी आपके सिलेबस में दिया होगा उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है? सर्जिकल ड्रेसिंग इज ए टर्म अप्लाई टू ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, यानी सर्जरी में यूज़ की जाने वाली ड्रेसिंग, यानी किसी प्रकार की किसी पर्सन को अगर चोट लग जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी जो सर्जरी की जाती है यानी सर्जरी में यूज़ की जाने वाली ड्रेसिंग। यानी दोस्तों, आपने यानी नॉर्मल रूप से देखा होगा जब किसी को चोट लग जाती है तो उसके पट्टी बांधी जाती है, तो दोस्तों वही होती है आपकी सर्जरी ड्रेसिंग यानी सर्जिकल ड्रेसिंग। तो दोस्तों, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? यानी यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ बाउंड्स, यानी किसी घाव को भरने के लिए, बांधने के लिए दोस्तों ड्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, उसी को कहा जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग। तो आपके अगर एग्ज़ाम में सर्जिकल ड्रेसिंग वाला टॉपिक आता है तो आपको पता होगा कि सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। यानी जो किसी पर्सन के अगर चोट लग जाएगी तो उसके जो पट्टी बांधी जाती है तो दोस्तों उसी को कहते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। तो नॉर्मल सी बात है, सबने पट्टी देखी भी होगी चोट लगने के बाद जो बंधती है, तो दोस्तों वही होती है सर्जिकल ड्रेसिंग। और इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जैसे फाइबर्स हो गए, बैंडेड्स हो गए, सेल्फ एडसिव आपके प्लास्टर्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, ये आपके सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर आते हैं। जो आपके जैसे फाइबर, बैंडेज, सेल्फ एडसिव, प्लास्टर और फैब्रिक्स होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जो आपके सर्जिकल ड्रेसिंग होती हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। यानी जो अभी आपको हमने एग्जाम्पल बताए हैं उन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे फाइबर, बैंडेज, सेल्फ एडहेसिव, प्लास्टर, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो सर्जिकल ड्रेसिंग का मेन टॉपिक है वह फाइबर्स है। तो फाइबर्स आपका एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी जो सर्जिकल ड्रेसिंग यानी जो पट्टी होती हैं वह फाइबर से मिलकर बनी होती हैं, यानी फाइबर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, उसी के बारे में बात करना है, फाइबर्स के बारे में। और सर्जिकल ड्रेसिंग आपके 2 टाइप की हो सकती हैं, एक होती है आपकी माइनर, एक होती है मेजर। माइनर यानी जब छोटा कोई चोट लगता है या कोई घाव होता है उसमें जो पट्टी की जाती है वह आपकी माइनर सर्जरी होती है। और उसके बाद एक होती है आपकी मेजर, यानी जब किसी के ज़्यादा चोट लगती है तब उसकी सर्जरी की जाती है, उसमें सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, तो उसको दोस्तों कहते हैं मेजर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसको आप नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। तो आपका सर्जिकल ड्रेसिंग में पहला टॉपिक है फाइबर्स, यानी जिससे आपकी सर्जिकल ड्रेसिंग मिलकर बनी होती है वह आपके फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स में आपको क्या पढ़ना है? देखिए दोस्तों, फाइबर लंबी सेल होती हैं जिसमें मोटी भित्तियाँ एवं नुकीले सिरे होते हैं। फाइबर जो होते हैं वे लंबी सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसमें मोटी भित्तियाँ होती हैं एवं उनके नुकीले जो सिरे होते हैं। और ये मटेरियल और सब्सटेंस मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड, यानी ये एक प्रकार के मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड यानी धागों से मिलकर बने होते हैं, जिनको कहा जाता है फाइबर्स। और दे आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर होते हैं जो आपके फाइबर्स होते हैं। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है कि फाइबर कितने प्रकार का होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में लिखा हुआ है प्लांट फाइबर, यानी वे फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है।
जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, बनाना हो गया, ये आपके प्लांट से ऑब्टेंड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनको प्लांट फाइबर कहा जाता है। और उसके बाद सेकंड वाला है एनिमल फाइबर्स, यानी वे फाइबर जो एनिमल से ऑब्टेंड किए जाते हैं उनको एनिमल फाइबर कहा जाता है। जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये आपके एनिमल से फाइबर ऑब्टेंड किए जाते हैं, तो दोस्तों इनको एनिमल फाइबर कहा जाता है। और उसके बाद थर्ड वाला टाइप है इसका रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर, यानी वे फाइबर जो वेस्ट हो जाते हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है, उन्हें रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है। यानी जो भी फाइबर्स होते हैं अगर वह ख़राब हो जाते हैं तो दोस्तों उनको पुनर्जीवित यानी उसका रीजनरेशन कर लिया जाता है और उसके बाद उनको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है, तो उसे रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है। और वे फाइबर जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो दोस्तों इसमें एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन हो गया, ऑर्लॉन हो गया, ये आपके होते हैं सिंथेटिक फाइबर। फिर फोर्थ वाला पार्ट है फाइबर का दोस्तों वे फाइबर, यानी जो आपके मिनरल फाइबर, यानी वे फाइबर जो हमें मिनरल के द्वारा ऑब्टेंड होते हैं उनको मिनरल फाइबर कहते हैं। जैसे आपके ग्लास हो गए और उसके बाद इसमें जो है एस्बेस्टोस हो गए, ये आपके होते हैं मिनरल फाइबर। तो फाइबर क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में देखा। अब फाइबर की प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में देखते हैं कि फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो जो फाइबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये नॉट एक्सपेंसिव, यानी महंगे नहीं होने चाहिए फाइबर। और उसके बाद दे आर रिन्यूएबल, तो दोस्तों इनको दोबारा से रिन्यूएबल करके दोबारा से यूज़ किया जा सके। और उसके बाद नॉन टॉक्सिक, यानी अगर इसको जो है किसी बाउंड यानी घाव पर यूज़ किया जा रहा है तो यह कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, इस प्रकार के फाइबर होने चाहिए। नॉट इरिटेंट, यानी इसको बांधने के बाद दोस्तों कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी फाइबर ऐसे होने चाहिए जो आपका यानी कोई भी डिसीज़ है यानी आपका कोई भी घाव है उस पर फाइबर का यूज़ किया गया है, तो फाइबर इस प्रकार का होना चाहिए कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस बाउंड यानी घाव को यानी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फाइबर की। और उसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ फाइबर, यानी फाइबर का क्या क्या यूज़ किया जाता है। देखिए इसका यूज़ लिगेचर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में किया जाता है, यानी फाइबर का यूज़। और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कपड़े बुनने के लिए किया जाता है, यानी जो क्लोथ तैयार किए जाते हैं तो दोस्तों क्लोथ भी आपके फाइबर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, फाइबर के बने हुए होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस पॉइंट को हमने लिखा है, इसका यूज़ कपड़ा उद्योग में कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। और उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है जो फाइबर होता है। तो दोस्तों आपने देखा सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग किससे मिलकर तैयार होती हैं, वह फाइबर से बनकर तैयार होती हैं। फिर फाइबर के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, किन किन प्रकार के फाइबर होते हैं, जैसे आपके कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, रीजनरेटेड फाइबर होते हैं। ये आपके 4 टाइप के फाइबर होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनकी किस प्रकार से प्रिपरेशन होगी, क्या साइनोनियम होते हैं, इनका टोटल यूजेस के बारे में पढ़ना है। यही आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉटन। कॉटन नाम आपने सुना भी होगा, आपके घरों में भी होगी कॉटन। तो दोस्तों कॉटन फाइबर के ऐसे सॉफ्ट, फ्लटी एंड स्टेपल होते हैं, यानी कॉटन पौधों के बीज के चारों ओर एक बाल खोल में कॉटन उगता है। दोस्तों स्क्रीन पर कॉटन का देखिए स्ट्रक्चर लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यानी कॉटन फाइबर के ऐसे रेशे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लैटी होते हैं, स्टेपल होते हैं। और उसके बाद कॉटन पौधों के बीजों के चारों ओर लगे हुए होते हैं, एक बाल खोल के रूप में कॉटन आता हुआ, यानी चारों तरफ ये आपके यानी ये प्लांट होता है, उसका बीज होता है, उसके चारों तरफ कॉटन आता है। यह बर्ड की प्रमुख कृषि फसलों में से एक है जो आर्थिक रूप से भारी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। यानी जो कॉटन होता है इसको आर्थिक रूप से यानी इसकी खेती की जाती है, आर्थिक सिस्टम को सही करने के लिए इसकी खेती की जाती है, जो आपका कॉटन होता है। और दोस्तों कॉटन के साइनोनियम क्या होते हैं,
रॉ कॉटन, कॉटन वूल, प्यूरिफाइड कॉटन और उसके बाद सर्जिकल कॉटन, ये इसके होते हैं साइनोनियम। और उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है सोर्स, यानी कॉटन कहाँ से ऑब्टेंड होता है। कॉटन इज द एपिडर्मल ट्राइकोम और हेयर ऑफ द सीड ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गोसिपियम, यानी गोसिपियम जो स्पीसीज होती है यानी जो प्रजाति होती है उसके जो प्लांट होते हैं उनकी जब खेती की जाती है तो दोस्तों कॉटन ऑब्टेंड होता है उनके ट्राइकोम से, और उसके बाद उनके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ से हमको कॉटन ऑब्टेंड होता है। गोसिपियम के आगे यानी आपका 2 पॉइंट्स लिखा हुआ, गोसिपियम बार्बेडेंस लिखा हुआ है और उसके बाद गोसिपियम हर्बेक्यूरी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप गोसिपियम भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। और इसकी फैमिली क्या होती है कॉटन की, मालवेशी इसकी फैमिली होती है कॉटन की। फिर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कॉटन प्लांट बारहमासी पौधा होता है, ये प्रत्येक मौसम में उगाया जाता है और ये पौधे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी तरीके से विकसित होते हैं, यानी जहाँ पर भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये इनके पौधे जो होते हैं बहुत अच्छे से उगते हैं। और उसके बाद ये बारहमासी पौधा होता है और प्रत्येक मौसम में पाया जाता है कॉटन जो होता है। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में कि कॉटन की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूजेस के बारे में। यानी आपका फाइबर का ही एग्जांपल है कॉटन जिसको आप पढ़ रहे हैं। कॉटन के प्लांट के फूलने की अवस्था में पहुंचने के बाद इसमें फ्रूट लगते हैं, यानी जो कॉटन का प्लांट होता है जब उसके यानी प्लांट होता है फूलने की अवस्था में पहुंचने के बाद उसमें फ्रूट लगते हैं जिन्हें कैप्सूल के रूप में जाना जाता है, जो इसके फ्रूट लगते हैं। फलों में 3 से 5 सेल होती हैं। कॉटन के रेशे एवं उनके बीज हाथ से एकत्र किए जाते हैं, यानी जो कॉटन के रेशे होते हैं और उनके जो बीज होते हैं उनको हाथों द्वारा यानी एकत्र किया जाता है। कलेक्ट रॉ कॉटन को गिनिंग द्वारा यांत्रिक रूप से, यानी गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें दोस्तों कॉटन से गंदगी, पत्ती के जो टुकड़े होते हैं, अन्य जो बाहरी सामग्री होती है उसको अलग कर दिया जाता है। यानी कॉटन को पहले तोड़ लिया जाता है, उसमें जो गंदगी आएगी जैसे उसमें गंदगी आ जाती है और उसके बाद पत्ती के टुकड़े भी आ जाते हैं और अन्य बाहरी सामग्री आ जाती है, तो दोस्तों उसको गिनिंग प्रोसेस के द्वारा अलग कर लिया जाता है और अलग होने से प्राप्त कॉटन की सफाई कर ली जाएगी और इस तरीके से उपचारित जो आपका शोषक होगा कॉटन, जो आपका कॉटन होता है वह यानी उसको ऑब्टेंड कर लिया जाता है। फिर इसको कार्डिंग मशीन के द्वारा गुजार दिया जाता है, यानी एक कार्डिंग मशीन होती है। तो दोस्तों पहले यानी सब कॉटन को तोड़ लिया, उसमें से जो पत्तियां होती हैं उसको बाहर निकाल दिया गिनिंग प्रोसेस के द्वारा, जो भी अन्य सामग्री होगी उसको बाहर निकाल देंगे। उसको बाहर निकालने के बाद कॉटन की सफाई कर देंगे और कॉटन की सफाई करने के बाद लास्ट में फाइनल कॉटन प्राप्त करने के लिए जो आपकी कार्डिंग मशीन होती है उससे उसको गुजार दिया जाता है। और गुजारने के बाद दोस्तों यानी जो भी मार्केट में कॉटन आती है जिसका यूज़ किया जाता है घरों में, वह कॉटन आपकी ऑब्टेंड हो जाती है। इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन की जाती है। और उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। रॉ कॉटन में लगभग 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। इसमें मॉइस्चर 7 से 8% तथा नेचुरल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं 4 से 6% सच एज बैक्स हो गया, फैट हो गया, ये पाई जाती हैं। तो ये इसका हो गया केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और उसके बाद दोस्तों इसके यूजेस क्या होते हैं। कॉटन के यूजेस आपको पता ही होंगे, जैसे दे आर यूज एज फिल्टरिंग मीडियम, यानी इसका यूज़ फिल्टरिंग मीडियम के रूप में किया जाता है, यानी किसी चीज़ को फिल्टर करने में इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद दे आर यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड म्यूकस पथ को सोखने तथा बाउंड फॉर्म इन्फेक्शन को बचाने के लिए यानी सर्जिकल ड्रेसिंग के अब्जॉर्बेंट कॉटन का यूज़ किया जाता है, यानी किसी के घाव है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए दोस्तों कॉटन का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉटन के बारे में बात हो गई। जो भी आपके कॉटन वाले टॉपिक हैं उनको हमने कंप्लीट किया कि कॉटन क्या होता है, उसके साइनोनियम, सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी जो आपके यानी सोर्सेज और फैमिली, जितना भी टॉपिक है आपका हमने कंप्लीट किया। फिर बात करते हैं सिल्क के बारे में कि सिल्क क्या होता है। देखिए सिल्क नेचुरल प्रोटीन फाइबर होते हैं। सिल्क वाली प्रोटीन में फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी जो सिल्क होते हैं वह नेचुरल प्रोटीन फाइबर होते हैं और सिल्क वाली जो प्रोटीन होती है
उसमें जो है फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि इंसेक्ट के लेबरेई से पैदा होती है। यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है वह कहाँ से यानी मिलती है, जो इंसेक्ट होता है यानी जो कीड़े होते हैं उनके लार्वेई से ऑब्टेंड होती है। उनका जो लार्वा होता है ना, इंसेक्ट का लार्वा, वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है, जो कोकून की फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। यानी जो लार्वा होता है ना, किसी भी इंसेक्ट के लार्वे के कोकून से ऑब्टेंड किया जाता है। तो दोस्तों वह आपका होता है सिल्क। सबसे बेस्ट सिल्क मलबरी सिल्क बॉर्म के लार्वे से ऑब्टेंड किया जाता है। यानी जो सबसे बेस्ट सिल्क होता है वह कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, एक इंसेक्ट होता है मलबरी सिल्क बॉर्म, उसके लार्वे से ऑब्टेंड किया जाता है। सिल्क को बीज और बाफ्स एंड्स से यानी ETC से ऑब्टेंड किया जाता है। यानी जो सिल्क होता है, सिल्क को बीज से भी ऑब्टेंड किया जाता है, बाफ्स से भी यानी ऑब्टेंड किया जाता है, एंड से भी ऑब्टेंड किया जाता है जो सिल्क होता है। तो दोस्तों सिल्क वाला टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सिल्क नेचुरल प्रोटीन फाइबर होते हैं। सिल्क वाली प्रोटीन में फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि इंसेक्ट के लार्वे से ऑब्टेंड की जाती है। और इंसेक्ट के अंदर जो सिल्क पाया जाता है वह कोकून की फॉर्म में पाया जाता है। और उसके बाद सबसे बेस्ट जो सिल्क होता है वह जो मलबरी होता है, मलबरी सिल्क बॉर्म एक इंसेक्ट होता है, उसके लार्वे से ऑब्टेंड किया जाता है। और साथ में बीज बैप्स और एंड से भी इसको सिल्क को ऑब्टेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद साइनोनियम क्या हो गए सिल्क के, फाइबर टेफ्टा हो जाएगा, इसका थ्रेड हो जाएगा, टूले हो जाएगा, मेंटुआ पोंगी नाम से यानी ये मार्केट में आती है साइनोनियम के रूप में। बायोलॉजिकल सोर्स, सिल्क को कोकून स्पर्म से ऑब्टेंड किया जाता है और इसको बॉम्बिक्स मोरिलिन यानी बॉम्बिक्स मोरिलिन जो इंसेक्ट होता है उसके लार्वे से बनाया जाता है। यानी सबसे अधिक मात्रा में जो यानी इंसेक्ट होगा वह बॉम्बिक्स मोरिलिन नाम का इंसेक्ट होगा, उसके लार्वे से सिल्क को ऑब्टेंड किया जाएगा। और इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, बॉम्बिसिडेई। और उसके बाद सेकंड फैमिली भी इसकी होती है मोरिसिई। ये आपकी फैमिली हो गई। फिर बात करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जियोग्राफिकल सोर्स, फिर प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर यूजेस के बारे में बात करेंगे और सिल्क वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उसके बाद इसमें ग्लाइसिन एलेनिन भी प्रेजेंट होता है सिल्क के अंदर। जियोग्राफिकल सोर्सेज क्या होते हैं, यानी इंडिया, जापान, आयरन और उसके बाद चाइना, फ्रांस हो गया, यहाँ इसको पाया जाता है। यानी जो सिल्क होती है यहाँ ऑब्टेंड की जाती है। फिर बात करते हैं सिल्क की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों इसकी जब प्रिपरेशन आप पढ़ेंगे तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको सिल्क की प्रिपरेशन अच्छे से याद हो जाएगी। तो सिल्क को यानी जो सिल्क बार्म के 1 ग्राम एग में लगभग 15,000 एग होते हैं। जो सिल्क बार्म होता है, यानी अभी हमने इंसेक्ट बताया था, सिल्क बार्म के 1 एग में यानी 1 ग्राम एग में 15,000 लगभग एग्स होते हैं, जिनको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। जो अभी इंसेक्ट बताया था सिल्क बार्म, तो दोस्तों उसके 1 ग्राम जो एग होगा उसमें 15,000 एग होते हैं, जिनको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। जो सिल्क बार्म होते हैं वह मलबरी लीव्स को खाता है। जो प्लांट होता है मलबरी लीव्स, उनको वह खाता है और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। और इनका कलर डार्क होता है, जो इंडिकेट करता है कि यह अपने आप को कोकून में कन्वर्ट करने वाला है। यानी जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट मलबरी लीव्स को खाता रहता है और अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता रहता है। और ग्रो करने के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब ये अपने आप को कोकून में कन्वर्ट कर लेगा। यानी राउंड शेप में ये कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को और अपनी बॉडी के अंदर जो है सिल्क को जनरेट कर लेता है। और फिर सिल्क बार्म अपने ऊपर कंटिन्यू 3 डे तक धागा लपेटता है। यानी जो सिल्क बार्म होता है इंसेक्ट, ये लगातार 3 दिनों तक अपनी बॉडी के ऊपर जो है धागा लपेटता रहता है। और उसके बाद कोकून का निर्माण हो जाता है, जिसको बॉइलिंग वाटर में डालकर सिल्क को ऑब्टेंड किया जाता है। यानी जब कोकून का निर्माण हो जाएगा तो दोस्तों यानी कोकून का निर्माण कैसे होता है, भाई अपने ऊपर धागा लपेटता रहेगा और उसके बाद जब कोकून का निर्माण हो जाएगा तो इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाएगा और उसके बाद सिल्क को ऑब्टेंड कर लिया जाता है।
यह इसकी होती है प्रोसेस। एक बार दोबारा से देख लेंगे, यानी जो सिल्क वर्म इंसेक्ट होगा उसके 1 ग्राम एग में 15,000 जो है लगभग एग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा। और रखने के बाद जो आपका सिल्क वर्म होगा, फिर इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यानी सिल्क वर्म जो होता है मलबरी लीव्स को खाता है और अपनी बॉडी में ग्रोथ कर लेता है। ग्रोथ करने के बाद कलर चेंज कर लेता है और कलर चेंज करने के बाद कोकून का निर्माण कर लेगा। और जब कोकून का निर्माण हो जाएगा तो उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है और सिल्क को ऑब्टेंड कर लिया जाता है। इसके यूजेस देखिए दोस्तों, इनका यूज़ जो है सूचर, सीप्स एंड लिगेचर के निर्माण में होता है। और सिल्क का यूज़ चाइनीज़ मेडिसिन के निर्माण में भी किया जाता है, यानी जो चाइना के अंदर जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनमें यानी जो आपका सिल्क होता है इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं बूल, यानी बूल को, यानी दोस्तों बूल के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या साइनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। तो दोस्तों इसके साइनोनियम होते हैं, सिप बूल होता है और फ्लेशी होता है, यार्न होता है, ये इसके होते हैं साइनोनियम बूल के। और बायोलॉजिकल सोर्स, बूल को सिप के हेयर से ऑब्टेंड किया जाता है, यानी जो सिप होती है, जो भेड़ होती है, भेड़ के हेयर से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और इसकी फैमिली होती है बॉबिडेई। बॉबिडेई इसकी फैमिली होती है बूल की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, बूल में ज़्यादातर क्रिएटिन प्रेजेंट होता है, यानी जो क्रिएटिन होता है वह बूल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रिएटिन में सिस्टीन अमीनो एसिड पाया जाता है। यह इसके हो गए केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। और उसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बूल जनरली क्रीमी वाइट कलर का होता है। जो बूल होता है वह जनरली क्रीमी वाइट कलर का होता है, बट कुछ सी ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर का बूल देती हैं, यानी ज़्यादातर क्रीमी वाइट कलर का बूल होता है। बट दोस्तों जो कुछ सीप होती हैं वह ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर का जो है बूल देती हैं। बूल स्मूथ इलास्टिक टाइप का होता है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। बूल एल्कलीन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है बट एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी जो क्षार का सॉल्यूशन होता है उसमें बूल को सॉल्युबल किया जा सकता है, बट एसिड यानी अम्ल के सॉल्यूशन में इसको यानी सॉल्युबल नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स और प्रिपरेशन, फिर यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बूल जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है, चाइना एंड न्यूजीलैंड हो गया, टर्की, ईरान हो गया। और उसके बाद इंडिया में भी बूल का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये कंट्रीज़ दी गई हैं, तो दोस्तों इनको जो है आप देख लेंगे, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आता है कंट्रीज़ में आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो यानी क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है और आपका पूरा टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको समझ सकते हैं। यानी प्रिपरेशन क्या होगी इसकी, बूल को सीप से ऑब्टेंड किया जाता है, इसको सीप के हेयर से ऑब्टेंड किया जाता है। बूल को प्राप्त करने के लिए सीप की आउटर लेयर को काटा जाता है, यानी जो सीप होती है उसकी आउटर लेयर को काट दिया जाता है, आपने प्रोसेस देखी भी होगी। और उसके बाद सीप के हेयर को काटने के बाद उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक फ्लेसी हो गया, एक पीसेस हो गया, एक बेलिश हो गया, और उसके बाद क्रटचिन्स हो गया, और उसके एक हो गया आपका लास्ट वाला लॉक्स। फिर उन हेयर को क्लीन किया जाता है और उनमें से जो डर्ट होती है यानी जो गंदगी होती है उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद उसको सुखाने के लिए तारों पर फैला दिया जाएगा। फैलाने के बाद जब यानी बूल सूख जाएगी तो वह आपकी प्रॉपर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाती है। इनके यूजेस क्या होते हैं, किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए, कपड़े बनाने में इनका यूज़ होता है बूल का। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक है, यानी इस वाले यानी फाइबर वाले में आपका लास्ट टॉपिक है रीजनरेटेड फाइबर, जिसको रेयान भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके साइनोनियम क्या होते हैं, देखिए रेयान हो गया, रीजनरेटेड सेल्यूलोज हो गया, बिस्कस हो गया, ये इसके होते हैं साइनोनियम। और सोर्स के बारे में बात करते हैं, ये ऑरेंज रेड कलर का बिस्कस सॉल्यूशन होता है, यानी जो रीजनरेटेड फाइबर यानी रेयान होता है ये ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, जो ऑरेंज रेड होता है उस कलर का बिस्कस सॉल्यूशन होता है, जो सोडियम सेलुलोज एक्सोथोजेनेटेड यानी एक्सोथोजेनेटेड, यानी इसमें ईडी भी लगा सकते हैं लास्ट में, जेनेटेड भी लिख सकते हैं, यानी ये सोडियम सेलुलोज
एक्सोथोजेनेटेड का सॉल्यूशन होता है जो वुड पल्प से ऑब्टेंड किया जाता है। यानी जो वुड पल्प होता है यानी लकड़ियों का जो बुरादा होता है वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है जो रीजनरेटेड फाइबर होता है। और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ये सेलुलोज की प्योर फॉर्म होती है, यानी इसके अंदर सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाएगा और उसके बाद इसमें सल्फर पाया जाता है जो रीजनरेटेड फाइबर होता है। और ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, रेयान वाइट कलर का फाइबर होता है और ये बहुत चमकदार फाइबर होता है। ये कॉटन से काफ़ी मजबूत होता है जो रेयान होता है। जब रेयान को गीला कर दिया जाता है तब ये 60% अपनी मजबूती समाप्त कर देता है। तो ये इसकी हो गई ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में। तो दोस्तों प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले सेलुलोज को लिया जाता है और उसके बाद कोनिफेरस वुड को लिया जाता है, यानी जो कोनिफेरस प्लांट होता है उसकी वुड को लिया जाता है और ब्लीच्ड कॉटन लिंचर्स को लिया जाता है साथ में, यानी सेलुलोज लिया जाएगा, जो कोनिफेरस वुड होगा उसको लिया जाएगा, ब्लीच्ड कॉटन जो कॉटन होती है उसके लिंटर्स को लिया जाता है। इतना मटेरियल को तैयार करने के बाद रेयान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाइट पल्प के जो बोर्ड बनाकर इंडस्ट्री में भेजे जाते हैं। यानी ऊपर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें आपने जो है सेलुलोज ले लिया, कोनिफेरस वुड ले लिया, ब्लीच्ड कॉटन लिंटर्स ले लिए, इनके जो है बोर्ड बना लिए जाते हैं, यानी बड़े बड़े बोर्ड बना लिए जाते हैं और उसके बाद इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भेज दिया जाता है। वाइट पल्प के बोर्ड बनाकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनमें इसको भेज देते हैं, जिसमें 80 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है और इसमें एल्कलाइज सेलुलोज का सोल्यूशन भी प्रेजेंट होता है इन बोर्ड्स में। और उसके बाद इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उनको फिल्टर कर लेते हैं और जो बेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट को ड्राइड कर लिया जाता है। तो दोस्तों मटेरियल को यानी कलेक्ट करके, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है उनको कलेक्ट करके एक बोर्ड बना लेंगे बड़ा सा, यानी बड़े बड़े बोर्ड बना लिए जाते हैं जिसमें 80 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। तो दोस्तों बोर्ड बनाकर इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भेज देते हैं और कंपनीज़ में भेजने के बाद उसमें से इम्प्योरिटी को अलग कर दिया जाता है और उसमें से रेयान के जो धागे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। इसका यूज़ फैब्रिक्स में किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में इनका यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्बेंट वूल को प्रिपेयर करने में भी इनका यूज़ किया जाता है जो रेयान होते हैं। तो दोस्तों ये आपकी प्रिपरेशन, यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स जो भी इसका था फाइबर्स का उसको हमने कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर बात करते हैं सूचर एंड लिगेचर्स के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है वह आपने सर्जिकल प्रोसीजर यानी सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पढ़ा है। अब दोस्तों आप पढ़ेंगे सूचर्स एंड लिगेचर के बारे में। तो सूचर्स क्या होते हैं, लिगेचर्स क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं, उनको बताने के बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 6 में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सूचर्स क्या होते हैं, देखिए सूचर्स एक स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं जिनका यूज़ बॉडी को, कटी फटी जो बॉडी होती है, जो मसल होते हैं यानी जो टिश्यू होते हैं उनको सीने के लिए यानी टाँके भरने के लिए किया जाता है। यानी जो टाँके लगाए जाते हैं, यानी जिससे टाँके लगाए जाते हैं दोस्तों हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं या जहाँ पर हमारी चोट लग जाती है वहाँ पर सीने के लिए, तो दोस्तों उनको कहा जाता है सूचर्स। यानी टाँके लगाने के लिए यानी सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उनको सूचर्स कहा जाता है। और इनका यूज़ माइनर और मेजर सर्जरी में किया जाता है, यानी इनका यूज़ जो है ज़्यादा बड़ी अगर कोई सर्जरी करनी है तब भी इनका यूज़ किया जाता है, अगर कोई छोटी सर्जरी करनी है तब भी सूचर्स का यूज़ किया जाता है। और सम टाइम मेटल के सूचर्स का यूज़ भी सूचर्स के रूप में किया जाता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेटल होता है, मेटल के भी सूचर्स बने होते हैं जिनका यूज़ भी यानी किसी घाव को भरने यानी उसको रोकने के लिए, टाँके लगाने के लिए, सर्जरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लिगेचर क्या होते हैं, देखिए दोस्तों लिगेचर्स एक थ्रेड यानी धागे होते हैं जिनका यूज़ ब्लड वेसल को और अदर टिश्यू को एक साथ बांधने में किया जाता है।
दोस्तों जैसे ब्लड वेसल हो गई और जो टिश्यू हो गए, उनको एक साथ बांधने में जिनका यूज़ किया जाएगा उनको लिगेचर कहा जाएगा। और टिश्यू या कहीं पर भी कोई सेल है या कोई भी बॉडी पार्ट है उसको सीने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उनको सूचस कहा जाता है। और बांधने का यानी बांधने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उनको लिगेचर कहा जाता है। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर्स। तो दोस्तों इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स हो जाएगा, टाइप ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। तो इसमें जो है आपके एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं और उसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ाएंगे और दोस्तों आपको अच्छे से समझाएंगे। यानी सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स। यानी एब्जॉर्बेबल सूचर्स वे होते हैं जो बॉडी टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिनको इंटरनली यूज़ किया जाता है। यानी जो हमारी बॉडी टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, अगर वहाँ पर सूचर्स का यूज़ किया जाता है तो वहाँ से बार बार निकाला नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए बॉडी पार्ट द्वारा जो एब्जॉर्ब कर लिए जाएँ उनको एब्जॉर्बेबल टिश्यू कहा जाता है और इनका यूज़ जो है इंटरनली किया जाता है। यानी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको यानी सीने के लिए किया जाता है इनका यूज़। तो दोस्तों इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे इसके पार्ट में हमने लिखा है, पहला इसका पार्ट होता है गट होता है। उसके बाद पॉलीडाई एक्सेनॉन होता है इसका पार्ट, जिसको पीडीएस भी कहा जाता है। और पॉलीग्लाइका प्रॉन होता है, पॉलीग्लाइका प्रॉन। और उसके बाद पॉलीग्लास्टिन होता है इसका पार्ट। तो दोस्तों ये इसके पार्ट होते हैं जो आपके यानी एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, उनके ये पार्ट्स होते हैं। यानी जो आपका 4 वाला पार्ट है पॉलीग्लाइस्टिन, तो दोस्तों इसका यानी अदर नेम होता है बिक्रॉल नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो आपका पॉलीग्लाइकैप्रॉन है यानी 3rd वाला पार्ट, इसको मोनोक्राइल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके होते हैं टाइप्स, एब्जॉर्बेबल सूचर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे गट यानी आंत, जिसको आंत कहा जाता है, ये धागे आंत से ऑब्टेंड किए जाते हैं। इनका यूज़ बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। गट सूचर का यूज़ कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में किया जाता है। तो बहुत इजी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बात करते हैं जो आपका 2nd वाला यानी पार्ट बताया था हमने, पॉलीडाई एक्सेनॉन। तो दोस्तों पॉलीडाई एक्सेनॉन में क्या लिखना है, ये सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर होते हैं। इनका यूज़ बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। और इनका यूज़ जो है स्टोमच सर्जरी में किया जाता है। यानी स्टोमच के अंदर अगर कोई सर्जरी की जाती है तो उसके इंटरनल पार्ट को यानी टाँके करने के लिए, सीने के लिए इनका यूज़ किया जाता है पॉलीडाई एक्सेनॉन का। और उसके बाद पॉलीग्लाइकैप्रॉन का यूज़ कब किया जाता है, ये भी आपके सिंथेटिक यानी मानव द्वारा निर्मित मोनोफिलामेंट सूचर होते हैं। इनका यूज़ बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। और इनका यूज़ फेस इंजरी को ठीक करने में किया जाता है। अगर फेस में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए पॉलीग्लाइकैप्रॉन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद पॉलीग्लास्टिन का यूज़ कब किया जाता है, जैसे इसको कहा जाता है बिक्रॉल। तो दोस्तों ये सिंथेटिक ब्रेडेड सूचर होते हैं। और उसके बाद इनका यूज़ जो है हैंड एंड फेशियल में टाँके करने के लिए किया जाता है। यानी फेस पे टाँके लगाने के लिए, हैंड में यानी हाथ में टाँके लगाने के लिए पॉलीग्लास्टिन यानी बिक्रॉल का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके पार्ट हो गए, यानी जो आपके एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं उनके हमने पार्ट्स को डिफाइन किया। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वे होते हैं जो बॉडी टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। यानी जो हमारी बॉडी टिश्यू होते हैं जिनको आप यानी टाँके लगाते हैं वे टिश्यू होते हैं। तो दोस्तों उन टिश्यू के द्वारा इन सूचर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, इनको निकालना होता है। तो दोस्तों इनका यूज़ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में भी कर सकते हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। यानी एब्जॉर्बेबल का भी यूज़ किया जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वो वाले आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उनको एब्जॉर्बेबल टिश्यू कहा जाता है, और ये अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको निकालना पड़ता है। और दोस्तों तब इनको कहा जाता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। इसमें किसका यूज़ किया जाता है,
देखिए इसमें जो है सिल्क सूचर, ये सूचर जो होते हैं सिल्क के बने होते हैं और ये सूचर स्मूथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन धागों को गर्म करने के लिए वाटर में बॉईल किया जाता है। तो ये आपके हो गए नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका आ गया सिल्क सूचर। कॉटन सूचर यानी कॉटन के भी सूचर होते हैं। ये सूचर कॉटन के बने होते हैं जिन्हें कॉटन के प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है। कॉटन सूचर बहुत ही मजबूत होते हैं। इनका यूज़ तब किया जाता है जहाँ पर लंबे समय तक टाँके की जो है ताकत की आवश्यकता होती है, यानी जहाँ पर यानी ज़्यादा लंबे समय तक टाँके लगे होने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद नायलॉन सूचर, थर्ड वाला है नायलॉन सूचर। ये सूचर आपके मैक्रो फिलामेंट के होते हैं, बने होते हैं मैक्रो फिलामेंट के। और उसके बाद ये सूचर जो है ब्रेडेड एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आपके नायलॉन के सूचर होते हैं ये ब्रांडेड एंड स्टैंडर्ड सूचर होते हैं आपके, और इनका जो डायमीटर होता है वो फिक्स्ड होता है। और ये सूचर वाटर रेजिस्टेंट होते हैं जो आपके नायलॉन के सूचर होते हैं, यानी अगर इनको आप भिगो भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नायलॉन के सूचर में। और उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन स्किन एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो दोस्तों इनको प्लास्टिक सर्जरी और स्किन सर्जरी में नायलॉन के सूचर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी आप पढ़े थे नायलॉन सूचर। ये सूचर माइक्रो फिलामेंट के बने होते हैं। ये सूचर ब्रांडेड एंड स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पर ब्रांडेड में एन नहीं बना हुआ है, आप इसको बना लेंगे। और उसके बाद STANDRAD। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लेंगे। और उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, सूचर एंड लिगेचर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के अंदर या तो सूचर्स पूछेगा या तो सर्जिकल ड्रेसिंग पूछेगा। तो दोनों टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे आप अच्छे से, तैयारी कर लेंगे। यानी आपका सर्जिकल ड्रेसिंग में आप फाइबर को पढ़ लेंगे, साथ में फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। उनकी प्रिपरेशन को एक बार देख लेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं सूचर एंड लिगेचर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो दोस्तों ये स्टेरॉयल होना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉयल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सूचर और लिगेचर होते हैं ये स्टेरॉयल होने चाहिए। और नो इरिटेशन, इनसे किसी भी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ये कच्चे नहीं होने चाहिए। और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ होने चाहिए, नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे भी नहीं होने चाहिए। तो ये होते हैं सूचर एंड लिगेचर की प्रॉपर्टी। और दोस्तों ये आपके टाइप्स हो गए, जितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स आपके बताए हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे और अच्छे से इनको डिफाइन कर देंगे। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन सूचर एंड लिगेचर एंड इट्स टाइप, तो आप सूचर की थोड़ी डेफिनेशन देंगे, फिर लिगेचर की डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर इनके जो जो टाइप्स होते हैं उनको आप डिफाइन करेंगे, और उसके बाद इनकी लास्ट में प्रॉपर्टी लिख देंगे और पूरा आंसर डिफाइन कर देंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 आपका जितना सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स हैं, जितना इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने कंप्लीट किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।